एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ माउंटेन एंड ओशन का लास्ट एपिसोड, 24th एपिसोड। और ये इस ड्रामा का लास्ट एपिसोड है। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो आई सजेस्ट पहले आप उन्हें देख ले, वरना आपको एंडिंग समझ में नहीं आएगी। एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें सीन दिखाया जाता है कि जिया जो है वो अपनी रिकॉर्डिंग करके अपना काम कर रही होती है। तभी उसके कमरे में ज़ेनज़ेन आती है और कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी है। तो जिया कहती है ज़ेनज़ेन अब बंद भी करो, मुझे और बात को आगे नहीं बढ़ाना है। तो ज़ेनज़ेन कहती है बात तो आगे बढ़ चुकी है, तुम यहाँ से वापस क्यों नहीं चली जाती हो? तुम्हें वापस आने के लिए किसने कहा था हमारी जिंदगी में? तुम्हें पता है मैं तुमसे और तुम्हारी माँ से बहुत ज़्यादा नफरत करती हूँ। कहती है कि मैं ये मानती थी कि तुम कभी भी मेरे मॉम डैड को रेस्पेक्ट नहीं करोगी या उनके मरने पर खेद नहीं जाहिर करोगी, लेकिन मैं ये भी नहीं मानती थी कि तुम उनके मरने का इतना ज्यादा शुक्राना मनाओगी, इतनी ज्यादा उनसे नफरत करोगी। उन्होंने तुम्हारे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया, उन्होंने तुम्हें अपनी बेटी जैसा माना और तुम ऐसा करिए उनके साथ। तो ज़ेनज़ेन कहती है उन्होंने मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया है। तुम्हारी माँ जो ड्रेस तुम नहीं पहनती थी वही मुझे देती थी, जो तुम खाना नहीं खाती थी वही मुझे खिलाती थी, जो चीज़ें तुम इस्तेमाल करने से मना कर देती थी वही वो मुझे देती थी। और तुम्हें लगता है कि वो मुझे तुम्हारी बेटी जैसा ट्रीट करती थी? बिल्कुल भी नहीं। तुम हमारी जिंदगी में वापस आ गई हो, तुम्हें हर वो चीज़ मिली है जिसकी तुम्हें ज़रूरत नहीं भी होती है, तो भी मैं हर वक्त तरसती हूँ। तुम्हें पता है कि मैं ये म्याओ के लिए कितनी ज़्यादा सूटेबल हूँ, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें देखता है। तो जिया कहती है तुम्हें क्या लगता है कि मैं अगर तुम्हारी जिंदगी से चली जाऊंगी तब भी ये म्याओ तुमसे प्यार करने लगेगा? वो तुमसे कभी प्यार नहीं करेगा। तो ज़ेनज़ेन कहती है कि हाँ, ये बात मैं अच्छे से जानती हूँ कि वो मुझे कभी प्यार नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो तुम्हें पसंद करता है। तुम्हें पता है तुम्हारे जाने के बाद पिछले 3 सालों से मैं अमेरिका जाकर उसकी मॉम के साथ उस पागल औरत को संभाल रही थी। अपनी जिंदगी के मैंने 3 सबसे अच्छे साल उसके पीछे बर्बाद कर दिए, लेकिन उसके बावजूद भी वो सिर्फ तुम्हें पसंद करता है, मुझे देखता भी नहीं है। सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी नर्क बनी हुई है। और तुम कैसे अपने दुश्मन के बेटे से प्यार कर सकती हो? तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी शर्म नहीं है? तुम्हें मैं बताती हूँ क्या हुआ था। तुम्हारी मॉम की कातिल है ये म्याओ की मॉम। और ये सुन के जिया शॉक हो जाती है और कहती है कि ये तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम जानती भी हो कि तुम क्या कह रही हो? तो ज़ेनज़ेन कहती है कि मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि मैं क्या कह रही हूँ। तुम्हारी मॉम को धक्का दिया था ये म्याओ की मॉम ने, क्योंकि उस कमरे में तुम्हारी मॉम के साथ साथ ये म्याओ की मॉम भी थी। तो जिया कहती है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये बात क्लियर हो गई थी कि ये म्याओ की मॉम वहाँ नहीं थी। तो ज़ेनज़ेन कहती है कि उस दिन उस कमरे में क्या हुआ था ये सिर्फ मैं जानती। तो सुनो, और फिर हमें कहानी फ्लैशबैक की दिखाई जाती है कि ये म्याओ के डैड जब जिया की मॉम के साथ बात कर रहे होते हैं, मतलब बात नहीं कर रहे होते, वो उन्हें फोर्स कर रहे होते हैं अपनी लाइफ में वापस लाने के लिए, और कहते हैं कि तुम्हारे हस्बैंड की तो डेथ होने वाली है ना। तो हमारी जो जिया है उसकी मॉम रोकती है उन्हें और कहती है कि बकवास मत करो, हमारे बीच जो था वो 20 साल पहले खत्म हो चुका था, अब हम इस रिश्ते को दोबारा खत्म नहीं कर सकते हैं। तुम अपने फैमिली प्रेशर में मुझे छोड़कर चले गए थे और ये बात यहीं खत्म हो गई है। तो ये म्याओ के डैड कहते हैं कि मैं पछता रहा हूँ 20 सालों से उससे शादी करके, और इतनी सजा काफी है मेरे लिए, तो क्या तुम मेरी जिंदगी में वापस आ सकती हो? मतलब वो उन्हें फोर्स कर रहे होते हैं और ये सारी बातें सुन लेती है ये म्याओ की मॉम, और जिसे सुन के वो बिल्कुल शॉक हो जाती है, मतलब सदमे में चली जाती है। उन्हें ये बातें सुन के उनका दिमाग खराब हो जाता है और ये बातें ज़ेनज़ेन भी सुनती है। उसके बाद ये जिया की मॉम को कॉल आता है जिया का। ये वही वक्त था जब जिया ने उन्हें कॉल किया था, वो बाहर चली गई थी। तो ज़ेनज़ेन कहती है कि मैंने सारी बातें सुनी थी जो तुमने अपनी मॉम से कही थी, एक एक लफ्ज सुना था मैंने कमरे के अंदर से, और तुम ये बातें कभी नहीं भूलोगी, है ना? क्योंकि तुमने अपनी मॉम का दिल दुखाया था, तुमने चाकू की तरह अपनी मॉम पे अपने शब्दों से वार किया था, तुम्हारी मॉम की कोई गलती नहीं। तो ये सुन के जिया को भी बुरा लग रहा होता है, क्योंकि ज़ेनज़ेन की बातों से ये तो क्लियर हो जाता है कि उसकी मॉम की कोई गलती नहीं थी और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था जैसा जिया सोच रही थी। उसके बाद जिया कहती है कि इन्वेस्टिगेशन में ये क्लियर हो गया था कि जब मेरी मॉम की डेथ हुई थी तब कमरा अंदर से बंद था। तो हमारी ज़ेनज़ेन कहती है कि वो इसलिए क्योंकि उस कमरे के अंदर क्या हुआ था ये सिर्फ मुझे पता है। जब तुम वहां से भाग गई थी तो तुम्हारी मॉम तुम्हें टेरेस से आवाज मार रही थी, और उस वक्त मौका पाकर ये म्याओ की मॉम ने तुम्हारी मॉम को टेरेस से धक्का दे दिया था। और ये सीन देखकर तो ज़ेनज़ेन भी बिल्कुल हिल गई थी, शॉक हो गई थी। उसके बाद कहानी प्रेजेंट पे आती है। तो जिया कहती है तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान जिस स्टाफ ने ये कहा था कि कमरा अंदर से लॉक है, तो क्या उसने झूठ कहा था? तो ज़ेनज़ेन कहती है क्या तुम्हें नहीं पता कि उस स्टाफ के झूठ बोलने के 1 साल बाद वो उस होटल का मैनेजर बन गया था, और उसके अगले साल बाद वो अमेरिका शिफ्ट हो गया था। तो क्या तुम सोच सकती हो
कि उसे कितने पैसे मिले होंगे। तो हमारी जिया कहती है क्या तुम्हें सब कुछ पहले से पता था? तो तुम कैसे इतने सालों से अपनी आंखें बंद करके रह सकती थी? तुमने एक बार भी ये नहीं सोचा कि तुम सच छुपा रही हो? तुमने पैसों के लिए अपना जमीर बेच दिया। तो हमारी जैनजन कहती है कि मैंने अपना जमीर भले ही बेच दिया हूँ, लेकिन मैं आज तुमसे ज्यादा सक्सेसफुल हूँ। उस घटना की वजह से मैंने तो अपनी आर्थिक स्थिति सही कर ली, लेकिन तुम वो भुगत रही हो जो तुम्हें भुगतना चाहिए था। तुम्हारी जिंदगी में कोई खुशी नहीं बची, तुम सड़क पर आ गई हो, तुम्हारे आगे पीछे रोने वाला कोई भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये म्याओ तुम्हें ही पसंद करता है। मैं तुमसे सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ। सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं एक ऐसी लड़की बन गई हूँ जो मैं कभी नहीं बनना चाहती थी। सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरा आत्मसम्मान खत्म हो चुका है। मैं तुमसे बहुत ज्यादा नफरत करती हूँ और मैंने तुम्हें बता तो दिया है कि तुम्हारी मॉम को किसने मारा है, लेकिन तुम कुछ कर नहीं सकती क्योंकि तुम्हारे पास कोई एविडेंस नहीं है। तो हमारी जिया कहती है नहीं था, एविडेंस नहीं था मेरे पास जब तक तुमने मुझे नहीं बताया कि मेरी मॉम का कातिल कौन है, लेकिन अब। और फिर वो रिकॉर्डर देखती है जो कि ऑन रह गया था और जिसमें सारी चीजें रिकॉर्ड हो गई होती है, और फिर कहती है कि अब मेरे पास प्रूफ है। और ये देख के तो जैनजन शॉक रह जाती है और हमारी जिया उसे क्रॉस करके आगे निकल जाती है, लेकिन उसके जाते ही जैनजन के सेंस वापस आते हैं और वो उसके पीछे दौड़ती है एविडेंस लेने के लिए। और इधर हमारी जिया अपनी मॉम के साथ बिताए हुए उन्हीं पलों को सोचती है कि जब उसने अपनी मॉम से कहा था कि वो अपनी मॉम पे बहुत ज्यादा भरोसा करती है, लेकिन अंत में उसी ने अपनी मॉम पर ट्रस्ट नहीं किया। उन्होंने एक बार भी उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं सुनी और सीधा अपनी राय उन पर थोप दी, जिसकी वजह से आज वो इस दुनिया में नहीं रही। तो ये चीजें सोच रही होती है कि पीछे से जैनजन आती है और वो उसके साथ जीना चपटी स्टार्ट कर देती है उस एविडेंस के लिए। दोनों ही अपने अपने सेंस में नहीं होते हैं। तो हमारी शांशा जो है हड़बड़ा कर टेरिस की तरफ भागती है और हमारी जैनजन भी उसी तरफ भागती है। तो वो दोनों टेरिस पे जाके भी लड़ाई कर रहे होते हैं। तो उनकी लड़ाई से एक चीज तो कंफर्म हो जाती है कि कुछ तो घटने वाला है यहाँ। तो हमारी जैनजन उसे धक्का मार देती है और तभी हमारा ये म्याओ दौड़ता हुआ वहां आ जाता है और जैसे ही जिया गिरने वाली होती है वो उसका हाथ पकड़ लेता है और ये देखकर जैनजन शॉक हो जाती है और कहती है कि उसे मरने दो, उसे छोड़ दो, उसे जाने दो। और ये म्याओ उसे पकड़े रहने के लिए कहता है। जिया को हाथ छोड़ने से मना कर रहा होता है और इधर जिया बिल्कुल मान चुकी होती है कि अब वो भी अपनी मॉम की तरह खत्म हो जाएगी। तो ये म्याओ को इस तरह से जिया का हाथ पकड़े हुए देखकर और उसे बचाने की लगन देखकर हमारी जैनजन क्या करती है, वो जाती है और पास में रखा हुआ एक ईंटा उठा लेती है जिससे कि वो ये म्याओ के हाथ पे मारेगी और ये म्याओ के हाथ से जिया का हाथ छूट जाएगा। तो वो ईंटा उठा के जैसे उसे मारने जाती है तो वो सुनती है कि ये म्याओ जिया को आई लव यू बोल रहा होता है। बहुत ही इमोशंस के साथ वो उसे कहता है कि जिया मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और ये सुन के हमारी जैनजन रुक जाती है, उसे ईंटा मारने का ख्याल निकाल देती है और फिर वो ये म्याओ को देखकर उनके साथ बिताए हुए उन्हीं सारे हसीन पलों को याद करती है जब वो पहली बार उससे मिली थी और उसने बिना उसका स्टेटस देखकर उससे दोस्ती की थी, उसके साथ इतने अच्छे अच्छे टाइम स्पेंड किए थे, उसकी पोर्ट्रेट बनाई थी, उसके साथ लंच किया था, उसकी केयर की थी। और यही सब सोच के वो ईंटा फेंक देती है और फिर वो भी नेक्स्ट पल में जिया को बचाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा देती है। जिस पर जिया हाथ छोड़ने ही वाली होती है वो अपना हाथ उसे देती है, उसे बचाती है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जैनजन जो है अपना सामान पैक कर ये मेंशन से जा रही होती है और जाते हुए कहती है कि मैं शुरू से ही अकेली थी, ना मेरा कोई दोस्त था, ना मेरा कोई साथी, ना कोई मुझे समझने वाला। मेरी मॉम को भी मैंने अकेले संभाला। मैंने कभी वो खुशी नहीं झेली जो तुमने झेली जिया। मैं हमेशा तुमसे नफरत करती रहती थी। पता है क्यों? क्योंकि मैं हमेशा तुम जैसी बनना चाहती थी, लेकिन मैं कभी नहीं बन सकी। मेरे अंदर हमेशा ये गिल्ट रहेगा कि मैंने अपनी जिंदगी में क्या खोया है। शायद इसकी सजा यही है कि मैं सारी जिंदगी अकेले रहूं। मैं हमेशा तुम जैसा बनना तो चाहती थी, लेकिन मैं आज तक नहीं बन पाई और ना कभी बन पाऊंगी। मैं बस इतनी दुआ करूंगी कि तुम हमेशा वैसी ही चमकती रहो जैसे तुम पहले चमकती थी, वैसी ही खुश रहो जैसे पहले खुश रहती थी। मैं अब तुम्हारी जिंदगी में कभी वापस नहीं आऊंगी और मेरा आखिरी गुड बाय है तुम्हें जिया। और ये बोल के वो वहां से चली जाती है। उसके बाद सीन दिखाया जाता है मेंटल असाइलम का, जहाँ ये म्याओ की मॉम को कुछ लोग पकड़ के आ रहे होते हैं। मतलब अब उन्हें दिमागी तौर पे वो बीमार है तो इसलिए उन्हें पागल खाने पे रख दिया गया है। तो वो आती हैं और वहां अपने सामने जिया को देख के कहती हैं कि तुम्हें पता है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा नफरत करती हूँ, मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहती, तुम जानती हो? तो जिया कहती है हाँ मैं जानती हूँ। तो वो कहती है कि मैं ये भी जानती हूँ कि तुम मुझसे भी बहुत ज्यादा नफरत करती हो, है ना? तो जिया कहती है हाँ
सच कहा। तो ये मैं आपकी मॉम कहती है लेकिन मैं एक चीज जानना चाहती हूँ कि मेरे बेटे ने उस दिन क्या कहा था तुमसे मरने से पहले, बताओ ना। तो ये बात सुन के जिया वहां से जाने लगती है तो उसकी मॉम चिल्लाती है कि मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, प्लीज मुझे बता दो मेरे बेटे ने क्या कहा था मरने से पहले, मैं जानना चाहती हूँ। लेकिन जिया निकल जाती है और दरवाजे के बाहर होती है, खड़े होकर उसकी मॉम की बातें सुनती है और फिर वो घर लौटने लगती है और कहती है कि ये लेन, मैंने अपना फैसला ले लिया है, मैं किसी को वो बातें नहीं बताऊंगी जो तुमने मुझे कहा था। मुझे लगता है कि तुम मुझे सपोर्ट करोगी। और फिर हमें एग्जैक्ट उसी दिन का सीन दिखाया जाता है जब येलिन और जिया बात कर रहे होते हैं। तो जिया कुछ बोलने जाती है तो येलिन कहता है कि तुम्हें पता है उस दिन जब मैंने उसे पहली बार देखा था ना, तो वक्त रुक गया था और तभी मैं उसके प्यार में पड़ गया था। तभी पहली बार मुझे पता चला था कि प्यार क्या होता है। और ये वही वक्त था जब येलिन ने जिया की तस्वीर बनाई थी। येलिन कहता है कि क्या तुम जानती हो कि ना तो मैं गिव अप करूंगा और ना ही मेरा भाई, लेकिन मैं एक शब्द भूल गया था जिसका नाम है कॉम्प्रोमाइज, जो कि मैं कर सकता हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं कॉम्प्रोमाइज कर सकता हूँ। कॉम्प्रोमाइज का मतलब ये नहीं है कि मैं क्विट कर रहा हूँ, मैं सारी चीजें छोड़ रहा हूँ, बल्कि मैं अपने प्यार को खुश देखने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और ये बोल के वो उसे पोर्ट्रेट बॉक्स देता है और कहता है कि तुम्हें पता है ये म्याओ ने तुम्हारे लिए तस्वीरें बनाई थी जब तुम उसके पास नहीं थी। तुम्हारे बर्थडे पर, हर फेस्टिवल में जो तुम्हें पसंद है, हर रात वो मुस्कुराता था तुम्हारी पोर्ट्रेट देखकर। तुम्हें पता है वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, मैं भी करता हूँ और मैं कभी क्विट नहीं करूँगा, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर करूँगा तुम्हारे प्यार के लिए। और फिर वो प्यार से उसकी जुल्फे साइड करता है और कहता है कि मैं हमेशा तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, हमेशा। और यही उसके लास्ट वर्ड, जिन्हें प्रेजेंट में जिया याद करके कहती है कि येलिन, मुझे तुम्हारा एक एक शब्द याद है और मैं कभी इसे नहीं भूलूंगी और मैं हमेशा फाइट बैक करूंगी अपनी खुशियों के लिए। मैं कभी भी उदास नहीं रहूंगी। जो तुमने मेरे लिए किया ना, मैं हमेशा उसे याद रखूंगी। उसके बाद हमें लू और चैनमो का सीन दिखाया जाता है जहां वो दोनों अपनी वेडिंग प्रिपरेशन की बात कर रहे होते हैं। तो हमारी लू कहती है कि हम लोग शादी वादी के टाइम पे ना इतना ज्यादा पैसे वेस्ट नहीं करेंगे, ज्यादा झंझट नहीं करेंगे। तो हमारा चैनमो स्माइल के साथ कहता है कि लू, मैं अब पैसे वाला हूँ, मैं इतना ज्यादा गरीब नहीं रहा कि अपनी शादी के लिए भी पैसे ना खर्च कर सकूं, तो तुम्हें पैसे बचाने की जरूरत नहीं है, हम अच्छे से शादी करेंगे। तो हमारी लू कहती है कि मैं जानती हूँ, लेकिन पैसे वेस्ट करने से क्या होगा, उसकी बजाय हम थोड़ा सा पैसा बचा लेंगे ना। तो वो दोनों ये डिस्कस कर ही रहे होते हैं कि तभी डीन आते हैं कॉलेज के और उन्हें बताते हैं कि जो पेंटिंग्स वो लोग ढूंढ रहे थे इतने सालों से, यानी जिया की मॉम की पेंटिंग, वो फाइनली उनको मिल चुकी है और अब उसका रिस्टोरेशन का काम स्टार्ट होने वाला है, जिसके लिए चैनमो चूज किया गया है और वो बहुत ज्यादा बिजी हो जाएगा इन दिनों। तो डीन कहते हैं फाइनली जिया की मॉम की आत्मा को शांति मिलेगी, क्योंकि उन्होंने इस प्रोजेक्ट में अपनी जितनी जान लगाई थी वो वेस्ट नहीं गई। और ये सुन के तो डीन के जाने के बाद हमारी लू कहती है, लेकिन हमारे पास तो अभी तक कलर है ही नहीं जिसे हम रिस्टोरेशन कंप्लीट कर सके। तो हमारा चैनमो कहता है बस मुझे कॉल करने की जरूरत है। तो वो कॉल लगाता है अंकल हान को और अंकल हान कॉल उठा के बोलते हैं ठीक है, तो बस तुम अपने आदमी को भेज देना सामान लेने के लिए, मैं सेंड कर दूंगा। तो चैनमो उनसे रेट का पूछता है, लेकिन वो कुछ नहीं बताते। उसके बाद दिखाया जाता है कॉल कट करने के बाद अंकल यान उसी 8 मिलियन वाले पत्थर को देख रहे होते हैं और कहते हैं मैंने कहा था ना मेरे दोस्त कि तुम किसी अच्छी जगह यूज होगे। इट मीन्स कि वो इस प्रोजेक्ट में अपना 8 मिलियन वाला पत्थर देने वाले हैं। तो उसके बाद अंकल हान जो है वो कॉल लगाते हैं हमारे ये म्याओ को और उनका कॉल देख के हमारे ये म्याओ के चेहरे पे स्माइल आ जाती है और फिर वो फोन पिक करता है। उसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जिया जो है उसी ग्राउंड में गई होती है जहां ये म्याओ के साथ उसकी फर्स्ट किस हुई थी और अपनी मॉम की सारी बातों को सोच रही होती है। जब उसकी मॉम ने कहा था कि जिया तुम बहुत ज्यादा शरारती हो, बहुत ज्यादा नॉटी हो, लेकिन तुम्हें पता है कि तुम्हारे मॉम डैड तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और तुम्हें बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं तुम पर, तो तुम हमेशा खुश रहना अपनी मॉम डैड को याद करके। तो ये बातें तो वो कहती है कि हमारी जिंदगी में बहुत से लोग आते हैं, बहुत से लोग जाते हैं, बहुत से लोग हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। हम किसी की बातों को याद रखते हैं, किसी की बातों को भूल जाते हैं, लेकिन वो एक इंसान जिसकी बातें मैं कभी नहीं भूल सकती वो तुम हो, ये म्याओ। और ये वही बातें होती है जो ये म्याओ ने हमसे फर्स्ट एपिसोड में कहा था। तो जिया कहती है ये म्याओ आई लव यू, और इसी के साथ उसके पीछे हमारा ये म्याओ एक स्माइल के साथ और हाथ में फ्लावर्स लेकर उसके पीछे खड़ा होता है।
इट मीन्स कि अब उनके बीच में सब कुछ ठीक होने वाला है और उनकी यादों के साथ हमारा ये ड्रामा यही कंप्लीट होता है। तो जिन्होंने शुरू से लेकर आखिरी तक इसका एक एक एपिसोड देखा है उन्हें पता होगा कि इस ड्रामा में कितना कुछ है देखने के लिए, और जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है तो आई गेस कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा, तो आप इसके आगे के एपिसोड्स भी देख लेना। और फाइनली हमारा ये ड्रामा एक हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो गया। लास्ट के कुछ एपिसोड्स रुला देने वाले थे लेकिन फाइनली एक हैप्पी एंडिंग हुई। मुझे अच्छा लगा देखकर कि हमारे हीरो हीरोइन साथ में आ गए एक प्यारी सी स्माइल के साथ। और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो, एक प्यारा सा कमेंट कर दो, और आगे न्यू एपिसोड्स के लिए न्यू ड्रामा के लिए वेट करो।